नमस्कार, स्वागत है आपका। और 27 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में खाने के तेलों की बुआई बढ़ी है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि उसी के साथ साथ देश में खाने के तेलों की मांग लगातार पिछले 2-3 महीने में गिरते हुए नजर आई है। क्या है कारण और आगे जाकर किस तरह के ट्रेंड्स और भाव रह सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपसे सोइंग नंबर्स पर ही एक सेंस लेना चाहेंगे। अर्ली डेज हैं, जुलाई के एंड तक एक क्लैरिटी आती है कि किस तरह के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं फाइनली, लेकिन जो इनिशियल नंबर्स हैं उनसे क्या आंका जा सकता है? नहीं मनीषा जी, आप देखिए लगभग 50% तक बुआई हो गई है। और सरप्राइजिंगली पल्सिस में बढ़ा है, ऑयलसीड में बढ़ा है, मक्का में थोड़ा कम हुआ है, कॉटन में बढ़ा है। सारे तेल तो किस में कम हुआ, वो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। पहले हमारे एक था कि भाई आज ऑयल सीड में देखो तो 55% की बुआई हो गई है। सोयाबीन की अगर देखें तो 61% की खाली विद इन ऑयल सीड 61% है। ग्राउंड नट की काफी अच्छी 41% बुआई हो गई है। तो सारे ऑयल सीड में बढ़े इतना ही नहीं है, पल्सेस में भी बढ़े, कॉटन में भी बढ़े। तो कब किस में हुआ? पहले हमारी एक उम्मीद थी कि ये साल मक्का का एरिया बढ़ेगा और सोयाबीन है तो कॉटन का कम होगा। अब तक का जो 50% की सोइंग में वो दिखता नहीं है कि मक्का का क्यों नहीं बढ़ा। एक रीजन ये भी हो सकता है कि सोयाबीन में जो एमएसपी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने 5328, उसके वजह से शायद सोयाबीन का किसान वापस सोयाबीन में टिका रहा हुआ है और आगे शिफ्ट नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। पर जब तक 100% जब एकरेज का नंबर आ जाएगी तभी पता चलेगा कि सोयाबीन का वही नंबर रहा है कि लास्ट ईयर जैसे 127 लाख हेक्टर था, क्या ये साल 127 लाख हेक्टर होगा, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा जो ग्राउंडनट का जो हुआ, एक रीजन है ग्राउंडनट में अर्ली सोइंग हुआ है क्योंकि ये साल बारिश अच्छी हुई गुजरात खासकर सौराष्ट्र में, उसके वजह सोइंग पिकअप जल्दी हुई है, उसके वजह एकरेज का नंबर अच्छा दिख रहा है। अदरवाइज सोयाबीन के ग्राउंडनट में तो एमएसपी से काफी नीचे दाम पे सारा सेल हुआ था, पूरे साल में मार्केट रही है, फिर भी एकरेज बढ़ा रहा है। हो सकता है उसके बाद दूसरी चॉइस भी नहीं हो। कभी ऐसा भी होता है जैसे सोयाबीन में है, सोयाबीन में भी ऐसा ही है, फार्मर के पास ऑल्टरनेट नहीं है तो सोयाबीन में कंटिन्यू करता है, अगर उसमें ऑल्टरनेट है तो दूसरे उसमें जा सकते हैं। वेल, आपकी बात एकदम सही है। यहाँ पर किसानों के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, शायद इसीलिए वो लगातार यहाँ पर सोइंग भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि इनिशियल अर्ली सोइंग नंबर्स अच्छे हैं, अगला पूरा महीना जुलाई का महीना के एंड तक जैसे आपने कहा कि 100% नंबर्स आ जाएं तो एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ तक तो सारे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ हम एक्चुअल घटत होता हुआ देखेंगे। लेकिन डॉक्टर मेहता, बहुत इंटरेस्टिंगली पिछले 2-3 महीने में एडिबल ऑयल कंजम्पशन में हल्की सी हमने गिरावट आते हुए देखी है। क्या ये सिक्लिकल है, सीजनल है, या फिर चिंता की बात है इंडस्ट्री के लिए? नहीं, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर है। एक तो इस बार जो समर था वो जल्दी आ गए, 15 फरवरी से गर्मी चालू हो गई। एक सीजनल फैक्टर है, गर्मी के दिनों में कंजम्पशन कम होता है और विंटर में बढ़ता होता है, तो दैट इज वन रीजन। सेकंड, हाई प्राइस। जो हाई प्राइस है आज हमारे $1000 पाम पकड़ो, 1100 सोयाबीन और 1200 ये जो सनफ्लावर है, डॉलर की बात कर रहा हूँ, उसके वजह से भी जो लोअर सेगमेंट है, लोएस्ट व्हाट यू कॉल द लोएस्ट मिडिल क्लास या तो जो बीपीएल वाले हैं, उसमें थोड़ा कंजम्पशन फर्क पड़ता है। तीसरा, लोग बात करते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि मोदी साहब ने जो अपील की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि आप 10% एडिबल ऑयल का कंजम्पशन कम कीजिए, उसमें ज्यादा फर्क मेरे को उसकी इम्पैक्ट नहीं लग रही। लोग बात करते हैं क्यों, क्या इसकी जरूरत, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो आज बच्चे हैं उनको 3-3.5 हजार कैलोरी चाहिए, मजदूरों को 4000 कैलोरी पर डे चाहिए, आप और हमारे जैसे में जो है 2000 कैलोरी चाहिए। तो ये सब कैलोरी के है, और तेल है उससे कैलोरी मिलती है। इज नॉट जस्ट एन एडिबल ऑयल का, आज 1/3 कैलोरी गेट फ्रॉम द ऑयल। तो वो भी एक सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। तो मैं इतना सहमत नहीं हूं कि भाई वो अपील के वजह से सडनली कम हो गया है, वो जरूरत नहीं है। और हाई प्राइस तो थोड़ा असर तो पड़ा है हाई प्राइस की वजह से। और डॉक्टर एक मेहता, नया एरिया, जैसे एक आप नया हमसे एरिया भी लगातार है। बात भी करते रहे हैं, पैकेजिंग को लेकर भी इश्यूज नजर आते हैं। हाँ, वही बताया जा रहा था। पहले क्या था, जो स्टैंडर्ड पैकिंग था, 1 लीटर या तो 1 किलो, बाद में 750 ग्राम, 500 ग्राम,
आजकल जो ओपन कर दिया है, कोई भी पैकिंग कोई भी, तो लोग क्या करते हैं, 1 किलो का पैकिंग करते हैं, पैकिंग वही रखते हैं, उसमें भरते हैं 900 ग्राम्स। और जो नॉर्मली लोग एक बोतल लेके आते हैं या 2 लीटर लेके आते हैं, उसका सेशन है अगला 10 दिन 15 दिन का। वो एक फर्क पड़ा है स्टैंडर्ड पैकिंग है। और ये इसमें क्या हो रहा है, चीटिंग भी हो रहा है ना। कंज्यूमर ऐसा सोचता है मेरे को 10 रुपया सस्ता माल मिल गया, पर हकीकत में उसे 10 रुपया सस्ता नहीं मिला है, जो वजन में कम मिला है वो उसकी इम्पेक्ट हुई है। खासतौर पे जो बड़ी कंपनी है उनको तो उसका लग रहा है कि उसके वजह से भी उसका सेल कम हुआ है। चाहे AWL है चाहे दूसरी भी है, सबको ऐसा मानना है कि जो नॉन स्टैंडर्ड पैकिंग के वजह से काफी गड़बड़ हो रही है और उसका सेल पे भी असर हो रहा है। और जो आज क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड पैकिंग में चल रहा है, ही इज अ लूजर। और जो आज 1 लीटर में 1,000 ml आता है, उसे 900 ml भरते हैं, 900 ml 800 550 और सेम पैकिंग रखते हैं। तो एक गड़बड़ तो है। और हमने फिर उसमें रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को किया है कि आप एक स्टैंडर्ड पैकिंग जो शेड्यूल 2 में था पहले, वो वापस लाइए ताकि एक चीटिंग हो और कंज्यूमर गेट द राइट वेट द राइट प्राइस। या डॉक्टर मेहता, मैं अब प्राइसेस पे आपके पास फिर से आना चाहूँगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में तो हमने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखे हैं। शिकागो में जिस तरह के प्राइसेस हैं, एशियन मार्केट्स में जिस तरह के प्राइसेस हैं, और शिकागो में तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। 35-36% तक की बढ़त हमने सोयाबीन ऑयल में इस साल में अब तक यहाँ पर बनते हुए देखी है। इंडियन मार्केट्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहने की उम्मीद है आगे जाकर? आपकी क्या सेंस है? नहीं, देखिए 2-3 फैक्टर जो रीजनेबल एक है। एक तो अभी जो पहला वॉर हुआ उसके वजह से प्राइस बढ़ी थी। उसके बाद में यूएस की जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई कि ज्यादा ज्यादा बायोडीजल सोयाबीन कन्वर्ट करेंगे। आज वर्ल्ड में टोटल एडिबल ऑयल का प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्ट 260 मिलियन है। उसे कम से 60 मिलियन 60 मिलियन बीइंग यूज्ड फॉर बायोडीजल और बायोफ्यूल। अगर उसमें थोड़ा ज्यादा, क्योंकि जैसे ही बायोफ्यूल पॉलिसी ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर की है, तो हो सकता है ज्यादा सोयाबीन ऑयल ज्यादा बायोफ्यूल में चले जाए। यहाँ इंडोनेशिया बायोडीजल की बात कर रही है, B35 या B40 में जाएंगे। मलेशिया जा रहा है। यूरोप में भी आज रेपसीड ऑयल इज बीइंग कन्वर्टेड बायोडीजल बायोफ्यूल। उसके वजह से ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सेक्टर इज रिड्यूसिंग। और हो सकता है दैट इज अ वर्क फैक्टर, उसके वजह से हो रहा है। मगर अगर आप पाम का देखें तो पाम इज एंटरिंग इनटू द हाई साइकिल पीरियड। अभी तो पाम की अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए। हाँ जी मैडम। जी हाँ। एक फाइनल सवाल डॉक्टर मेहता, आगे जाते हुए किस तरह के इंपोर्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं साल के पहले 4 महीने में इंपोर्ट्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मई में जून में और बेहतर हुआ है, जुलाई में एक्सपेक्टेशन ऑन द हायर साइड है। तो किस तरह के इंपोर्ट्स आने वाले 3-4 महीने में देखने को मिल सकते हैं? एंड एनुअल इंपोर्ट्स की क्या फिगर पकड़ के चल रहे हैं अब आप? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नॉर्मली पहले 6 मंथ में जब भी हमारा क्रसिंग ज्यादा रहता है, जो नवंबर टू अप्रैल में, तभी इंपोर्ट कम रहता है। और बाद में मई के बाद में इंपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि अपनी ऑफ सीजन आ रही है। ये साल भी देखिए, पहले 7 महीने में 9% अप डाउन हुआ है। हो सकता है कि अगले 4-5 महीने में बढ़ोतरी हुए। जून महीने का जो इनिशियल मेरे पास नंबर आ रहा है, कम से 15-15.5 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है, जो इसके पहले 12 लाख था। तो मतलब बढ़ रहा है। पर ओवरऑल इंपोर्ट मेरे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट 260 लाख टन की है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन 100 से 105 लाख एडिबल का है। और जो गैप है मतलब 15 से 150 से 160 लाख टन का है। पर लास्ट ईयर की कंपेयर में मेरा ऐसा मानना है ये साल थोड़ा इंपोर्ट नीचे जाएगा 500,000 टन, मतलब 150-155 की करीब इंपोर्ट टोटली होना चाहिए नवंबर टू अक्टूबर में। उसका एक रीजन भी है, हाई प्राइस भी एक बड़ा रीजन बना हुआ है। और डोमेस्टिक क्वालिटी बढ़ रही है। मस्टर्ड की भी अच्छी रही, सोयाबीन की भी अच्छी रही, ग्राउंडनट की भी अच्छी रही, वो भी एक रीजन है। और एक सबसे अच्छी खबर यही है कि हमारे हर साल 15 मिलियन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसके मतलब आपको हर साल और पर कैपिटा कंजम्पशन 3 से 4% बढ़ रहा है। हर साल 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा तेल चाहिए। वो वो कंसिडर करके फिर भी अगर 500,000 कम हो रहा है, तो टोटल डिफरेंस तो 15 लाख टन का पड़ा है। तो लास्ट ईयर से तो ये साल भी ऐसा ही 500,000 टन 5 लाख टन इंपोर्ट कम होगा। 150 से 155 की लाख के बीच में ही होगा।
पॉइंट टेकन। तो फिर यानी कि यहाँ पर ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। जिस तरह से पर कैपिटा कंजम्पशन है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर 3-4% से बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ है तो डिमांड एडिबल ऑयल की आगे जाकर बरकरार रह सकती है। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। मेरे साथ अब कार्यक्रम में एंजल वन से प्रथमेश माल्या, एनएसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और वॉलेटाइल हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। प्रथमेश, अगर हम यहाँ पर सोने से ही शुरुआत करें और जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर 3300 जस्ट अबाउट होल्ड कर रहा है, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर ट्रेंड्स और क्या कुछ वॉच करेंगे इस हफ्ते में? आई थिंक मनीषा, जो भी फैक्टर्स गोल्ड या सिल्वर दोनों को ऊपर लेके जाने वाले फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। आप टैरिफ की बात कीजिए, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात कीजिए, और कोई इवेंट की बात कीजिए। अभी यहाँ से गोल्ड को मोमेंटम चाहिए तो फ्रेश सेट ऑफ फैक्टर्स लेके आने पड़ेंगे। 3300 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड हो रहा है, और थोड़ा सा बाउट्स ऑफ करेक्शन भी दिखेगा आपको यहाँ पे। पर मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो गोल्ड यहाँ पे देखने लायक है वो $3200, यानी करीब $100 का फॉल यहाँ से पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड में थोड़ा सा वीक है, और पॉसिबिलिटी सेल ऑन रैली ऐसे ही बनेगी। बट जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए थोड़ा सा पॉकेट्स ऑफ करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ऊपर वाला जोन जो गोल्ड के लिए है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 97,000 रहेगा। नीचे वाला जोन जो है वो 96,000 के करीब रहेगा। इस बीच में आप ऑलमोस्ट ₹1,000 के रेंज में आपको गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें, 1,09,000 ऊपर वाला रेंज और नीचे वाला रेंज 1,06,500, सो ऑलमोस्ट ₹3,000 रेंज में ये सिल्वर दिखेगा आपको। बट सिल्वर भी मेरे ख्याल से ऊपरी भाव में पॉसिबल यही है कि बेस जोन जहाँ पे 1,06,000 1,05,000 यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए करीब 1,500 ऑलमोस्ट राइज पॉसिबल है। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो डे ट्रेडर्स है उनको स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए बाय साइड में। जिनको पोजिशनल में ट्रेड करना है, एक करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंट। एब्सोल्युटली, कुछ करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है और करेक्शन हमने आते हुए देखी भी है। 1% से ज़्यादा की गिरावट चांदी में और सोने में भी जस्ट अबाउट, जैसे मैंने कहा, $3300 का लेवल जस्ट अबाउट होल्ड ही कर रहा है। अब वंदना, इस हफ्ते में काफ़ी कुछ है। आज रात की अगर बात करें तो जब हमारे 9:30 बजेंगे तो 15 कंट्रीज़ को यूएस की तरफ से या तो टेरिफ लेटर्स जाएंगे या फिर डील के लेटर्स जाएंगे, और हो सकता है इसमें इंडिया का लेटर भी हो या इंडिया का लेटर कल आए। तो काफ़ी सारी अनसर्टिटीज़ वहाँ पर मार्केट में है। इस बीच जैसे सोने चांदी में गिरावट की एक्सपेक्टेशन प्रथमेश को है, आपको भी लगता है कि बेच के काम करना चाहिए? जी मनीषा, मार्केट नर्वस है यहाँ पे, और दो जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है। एक तो है कि डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा फॉल आया, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वहां से संभलने की कोशिश कर रहा है डॉलर इंडेक्स। और दूसरा है कि क्रिप्टोज में फिर से बाइंग आई है। एलन मस्क के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे क्रिप्टोज में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इक्विटी में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, तो इसका वजह से गोल्ड थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता है। एक टेक्निकल बैरियर है, इसको तोड़े तभी यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए इंट्राडे में, जैसा प्रथमेश बोल रहे हैं कि एक बाउंस भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 96,450 के करीब आए तो ही यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 96,000 मुझे आता हुआ दिख रहा है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 96,600 का। मनीषा, मुझे लग रहा है कि 3300 से नीचे अगर ये कमोडिटी जाती है तो 3275 से 3250 वाला जो जोन है वो बहुत जल्दी हम लोग आता हुआ देख सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको तोड़ते ही मुझे लग रहा है कि 3250 का जो लेवल है वो देख सकते हैं। बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं उन्हें करेक्शन पे जरूर बाय करना चाहिए। ऑल राइट, तो करंट स्तरों पर बिकवाली देखने को मिल सकती है, लेकिन डिप से बाइंग यहाँ पर फिर से लौट भी सकती है। प्रथमेश, क्योंकि वंदना ने यहाँ पर डॉलर इंडेक्स और रुपये का जिक्र किया, आपकी क्या सेंस है अब डॉलर इंडेक्स को लेकर? आई थिंक यहाँ से डॉलर को स्ट्रेंथ होने के लिए कुछ अच्छा न्यूज़ यूएस की तरफ से चाहिए, और यूएस की तरफ से जो है वो टैरिफ को लेकर ही है। जो करेंसी को स्पेसिफिकली ऐसे बूस्ट करने लायक ऐसे कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे मैं मानता हूँ अगेन, जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया है कई बार, 100 जो है वो मेक या ब्रेक सिचुएशन होगा। डॉलर इंडेक्स का अगर ट्रेंड रिवर्सल या डायरेक्शन चेंज होना है तो 100 के ऊपर ही या कुछ फैक्टर्स आएंगे या फिर कुछ अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन आएगा, या तो फिर कुछ अच्छी चीजें निकल के आएगी यूएस की तरफ से, तो फिर ये डॉलर की जो मूवमेंट है ऊपर जाएगी। बट फिलहाल के लिए वीकनेस मेरे ख्याल से अभी भी जारी रह सकता है, और अकॉर्डिंगली आपको रुपये वाला रेंज अराउंड 40-50 पैसा नीचे और 40-50 पैसा ऊपर, यानी आप अगर जोड़ लो 85.2 नीचे की तरफ और 86.2 ऊपर की तरफ। डॉलर इंडेक्स में वो सेंस है। आज रुपया ऑफ कोर्स यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नजर आया है, आधे % की गिरावट है, लेकिन यही हाल हमने काफ़ी हद तक
बाकी एशियन करेंसीज की भी आते हुए देखिए, और सिर्फ एशियन करेंसीज ही नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में ½ % की तेजी है। तो अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर देखें वो 4 हफ्ते के लोज पर है। यूरो में हमने गिरावट आते हुए देखी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सभी में आज हल्का सा गिरावट वाला दिन है, जिस तरह से एक्सेस मार्केट्स में फिलहाल ट्रेड है। लेकिन ये तो बात हुई ऑफकोर्स सोने चांदी की और डॉलर इंडेक्स की। वंदना, कॉपर कैसे देखती हैं आप? क्योंकि हमने 900 के ऊपर के लेवल्स देखे और तेजी कॉपर में, एलएमई पे, शंघाई में, यूएस मार्केट्स में सभी जगह देखने को मिली, और उसके बाद एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कैसे देखती हैं आप करंट प्राइसेस? मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस दिख रहा है मनीषा। आप देखें तो सिल्वर में भी यहाँ पे फॉल आ रहा है, जो रिस्कियर एसेट है उसमें ज्यादा फॉल है। मुझे लग रहा है कि कॉपर इतनी भी वीक कमोडिटी नहीं है, ज्यादा फॉल जो एक्सपेक्टेड है एल्यूमिनियम में और जिंक में। यहाँ से एक सपोर्ट ले सकती है अगेन 895 वाला जोन आता हुआ हम देख सकते हैं। ये खासकर डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे टैरिफ डील अगर होती है तो मेरे ख्याल से आज ही वो रिएक्शन आएगा और कॉपर यहाँ पे रिएक्ट करके हो सकता है कि 895 का जोन भी आता हुआ दिखाए। नहीं तो एक सपोर्ट है 887 के करीब, वहां पे ये कमोडिटी जा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ये ट्रेड करेगी कमोडिटी। प्रथमेश, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे आप? जिस तरह से ओपेक प्लस ने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाई है, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। एक रिएक्शन हमने क्रूड में आता हुआ ज़रूर देखा, लेकिन इतना भारी भी नहीं। क्या ये सपोर्टिव डिमांड के नंबर्स हैं? क्योंकि जिस तरह के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, शुरुआत 1% नीचे हुई, और अब अगर हम कच्चे तेल के प्राइसेस को स्क्रीन पे ला के दिखाएं तो ऑलमोस्ट इन द पॉजिटिव जाते हुए प्राइसेस, इन द पॉजिटिव एक्चुअली। आई थिंक मनीषा, आप देखेंगे क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी तभी आई है जब कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल डिस्टरबेंस आया है। एक्चुअल सप्लाई और डिमांड एक्चुअली इम्पैक्ट में नहीं हुआ है, और वो रिस्क प्रीमियम बढ़ने के कारण हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल डिमांड सप्लाई का इक्वेशन जो है वो बैलेंस दिख रहा है, और क्रूड में फिलहाल वोलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए ऐसे कुछ खास अनसर्टन फैक्टर नहीं है जो यहाँ से राइज के लिए हेल्प करे या फिर फॉल के लिए हेल्प करे। मेरे से ख्याल से फिलहाल क्रूड एमसीएक्स में करीब 5650 नीचे वाला जोन और ऊपर वाला जोन 5950 ये रेंज में, ऑलमोस्ट 300 रुपीज के रेंज में। और अगर आप डॉलर टर्म से बात करें, ऑलमोस्ट $4 के रेंज में ये आपको दिख सकता है। सो मैं कहीं ना कहीं अगर मानता हूँ, अगर करेक्शन में क्रूड आता है तो $60 जो है वो WTI के लिए बेस बनेगा, और वैसे ही अगर ब्रेंट की बात करें तो $62 बेस बनेगा। और इस तरीके से ये सिचुएशन जो है वो पैन आउट होते हुए दिखाई दे रही है। वंदना, नेचुरल गैस कैसे देखेंगी आप? क्योंकि वहां पर भी भारी गिरावट के साथ दिन शुरू हुआ था। अभी क्या करंट प्राइसेस है ऑन स्क्रीन लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 300 के नीचे बरकरार है लेवल्स। जी मनीषा, इसमें दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स पे हम लोग फॉलो करते हैं। एक तो है कि डिमांड तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि कूलिंग डिमांड निकल के आ रही है, लेकिन इन्वेंट्रीज का हायर साइड जाना ये थोड़ा इसका जो अपसाइड है उसे लिमिट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा जो मार्केट का ध्यान है वो इन्वेंट्रीज पे है। प्राइसेस थोड़ा सा कूल ऑफ और हो सकता है। 284 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 284 के करीब यहाँ पे सेलिंग एडवाइस रहेगी। मुझे लग रहा है 278 तक नीचे की तरफ प्राइसेस जा सकता है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना होगा 286.5 का। और मुझे लग रहा है कि टीटीएफ फ्यूचर्स में जो फॉल आया उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है नाइमेक्स पे और एमसीएक्स पे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर आप देखें प्राइसेस तो एक महीने में 13% तक की गिरावट है, और आज भी यहाँ पर 2.5 से 3% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। तो ऑफकोर्स प्रेशर यहाँ पर बरकरार है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज प्रथमेश एंड वंदना, समय निकालने के लिए और सारी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए।